गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के पेपर में विश्व की प्रमुख संविधानों की श्रृंखला में आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। फेडरल सिस्टम ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान को संघीय शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है, क्योंकि शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका के संविधान की नवीन देन है। संघीय जो शब्द है, इसका मीनिंग होता है अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन। फेडरेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। तो शब्द की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो समझौते के द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसा शासन जिसमें संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य की इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन कर दिया जाता है, और जो संविधान जो होता है वो इनमें सर्वोच्च पावर रखता है। तो अमेरिका का संविधान विश्व का एक पहला संविधान है जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। अमेरिका के संविधान में जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब 13 अलग अलग पृथक उपनिवेश थे जो अलग अलग अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने बाहरी जो दबाव का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करने के लिए इनका एक होना आवश्यक था, तो इन्होंने जो है 13 राज्यों ने मिलकर के एक व्यवहारिक विकल्प अपनाते हुए एक संघीय शासन व्यवस्था को शामिल करना शुरू किया। अमेरिका के संविधान में जो है तत्कालीन जो परिस्थितियां थी कि अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, अमेरिका की जो है जनसंख्या भी काफ़ी थी, तो इस तरीके से एकात्मक व्यवस्था वहाँ पे नहीं अपनाई जा सकती थी। इसलिए संघीय व्यवस्था वहाँ के परिस्थितियों के अनुसार काफ़ी उपयुक्त हो सकती थी। तो अमेरिका ने संविधान के द्वारा एक संघीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। उस व्यवस्था से न केवल समस्याओं को हल किया बल्कि आज तक, तब से लेके आज तक जो है ये सफलता के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। और ये है कि जब से अमेरिका बना तब 13 राज्य थे, आज वहाँ पर 50 राज्य हैं। इसीलिए अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दिया गया है। अमेरिका से इसी प्रेरणा पाकर के विश्व के अनेक देशों जैसे कनाडा, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अपने भारत में भी संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। अब कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो केवल संघीय शासन व्यवस्था में ही पाई जाती हैं, और अमेरिका का संघ जैसे केसी वेयर के अनुसार अगर अपन चलें तो आदर्श संघ की श्रेणी में आता है। अमेरिका के संविधान में कहीं भी फेडरेशन या फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो शब्द है वो है कन्फेडरेशन, यानी परिसंघ और ढीला ढाला संगठन। तो ऐसे जो संघीय बना है, इसकी जो विशेषताएं हैं, जो एक संघ शासन की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं, वो सभी विशेषताएं अमेरिका के संविधान में विद्यमान हैं। उसमें उनका वर्णन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो संघीय शासन की विशेषता होती है वो ये है कि प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। हालांकि सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो संप्रभुता का विभाजन नहीं होता है। संप्रभुता संघराज्य में भी अविभाज्य होती है, और संप्रभुता की अभिव्यक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा 2 प्रकार से की गई है। तो दोहरी शासन व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।
संघीय शासन के इस विशेषता को अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समस्त शासन शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कर दिया जाता है। ये विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है, इसमें किसी और तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्र सरकार और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा अमेरिका के संविधान में किया गया है। अमेरिका के संविधान में गणना एवं अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी एक पक्ष की या दोनों पक्ष की शक्तियाँ गिन दी जाती हैं और शेष शक्तियाँ दूसरे पक्ष को दे दी जाती हैं। अमेरिका के संविधान में केंद्रीय सरकार की शक्तियों की जो शक्तियाँ हैं उनको गणना कर दी गई है और शेष सभी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो राज्यों को प्रदान की गई हैं। इसमें 10वें संशोधन में ये भी कहा गया है कि जो शक्तियाँ संविधान के द्वारा राज्यों की सरकारों को नहीं दी गई हैं और ना ही राज्यों को उनको करने को मना किया गया है, वे राज्यों के लिए ही सुरक्षित हैं। ना ही तो उनको राज्यों को मना किया है, ना संयुक्त राज्य सरकार को दी गई है और वे राज्य उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ की जो केंद्रीय सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो प्रदत्त हैं, राज्यों और जनता की शक्तियाँ मौलिक हैं। तो इस चक्कर में मतलब इस सीरीज़ में आगे जाके विकास हुआ। यहाँ पे राज्यों की सरकारों के पास में पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। प्रथम अनुच्छेद की 8वीं उपधारा में केंद्र सरकार की शक्तियाँ गिन दी गई हैं। इसमें अपन ने पहले चर्चा करी, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे कर टैक्स लगाने का अधिकार, राज्यों का विदेशों में व्यापार का अधिकार, लोन लेना राज्य की क्रेडिट के ऊपर, विदेशियों को नागरिकता प्राप्ति करना, मुद्रा बनाना, है ना, न्यायालयों का गठन करना, युद्ध की घोषणा करना, सेना की स्थापना करना, ये सारे कानून जो है वो केंद्र सरकार के दायरे के अंतर्गत आते हैं। इन सब जो केंद्रीय शक्तियां जो बताई गई हैं इनको लागू कराने के लिए एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है 8वीं उपधारा के अंतिम शब्द में। वो ये है कि उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक और उचित कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। अगर आप बैंक मुद्रा का काम करते हैं तो बैंकों का निर्माण और गठन आवश्यक और उचित कानून के अंतर्गत आता है। तो जो भी इनको कार्य दिए गए हैं तो उनसे रिलेटेड कार्यों को संपन्न करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सब की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। और इन आवश्यक और उचित शक्तियों का निश्चय करने के लिए अमेरिका के संविधान में एक निहित शक्तियों का सिद्धांत प्रचलित हुआ है और इस निहित शक्तियों के सिद्धांत के तहत अमेरिका में केंद्रीय सरकार की शक्तियां में वृद्धि हुई है। अमेरिका के संविधान में कुछ राज्यों की शक्तियां हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के लिए मना किए गए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य सरकार के लिए उनको निषिद्ध किया गया है। और है ना, इसके बाद में जो तीसरी जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। संघ समझौते द्वारा स्थापित शासन है। मेडिसन ने भी कहा था कि संघ राज्यों का निर्माण होता है, विकास नहीं। तो अमेरिका का संविधान समझौते के द्वारा स्थापित एक संघीय शासन व्यवस्था है। यह समझौता संविधान में होता है और इसलिए राज्य का सर्वोच्च विधान संविधान होता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सरकार का कोई भी अंग इसका प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता। अमेरिका के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और ये लिखा है संविधान में कि यह अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। यहाँ पे राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कांग्रेस, इकाइयाँ सभी इसके अधीन हैं और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और संविधान क्या है इस बात की व्याख्या यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय
करेगा। तो चौथी जो विशेषता है वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की रक्षा करना, व्याख्या करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, संविधान के किसी अंग के द्वारा अगर कोई संविधान के प्रतिकूल आचरण करता है तो न्यायपालिका उसके कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकती है। इसे ही न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं। चार्ल्स बियर्ड कहते हैं कि न्यायिक सर्वोच्चता ही संघात्मक शासन की सर्वप्रमुख विशेषता है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ पर संसद हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रपति की आज्ञाएं हों, राज्य सरकारों के कानून और कार्य हों, अगर वो संविधान विरुद्ध हैं तो न्यायपालिका उनको अवैधानिक घोषित कर सकती है। तो सभी प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र एकाधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता, संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता संघीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व समझा जाता है, जिसमें व्यक्ति को एक तो केंद्र सरकार की नागरिकता और एक जिस राज्य में वो निवास करता है उसकी नागरिकता अर्थात दो नागरिकता विद्यम प्राप्त होती हैं। अमेरिका के संविधान में एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता मिलती है और दूसरा वो जिस राज्य में निवास करता है, जैसे न्यूयॉर्क में है या जिसमें भी है, तो उसको नागरिकता प्रदान होती है। तो भारत में इस सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। छठी जो विशेषता है वो है संघीय इकाइयों के संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी राज्य इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस का जो द्वितीय सदन है सीनेट, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यों को प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अर्थात राज्य छोटा हो या बड़ा हो, जनसंख्या की दृष्टि से उसका कोई भी स्टेटस रहा हो, लेकिन चूंकि वो एक राज्य है इसलिए उसका समान प्रतिनिधित्व है। यहाँ पे प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि सीनेट में जाते हैं, है ना। छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान है, तो प्रत्येक इकाई के द्वारा 2 प्रतिनिधि सीनेट में जाते हैं। ये व्यवस्था की गई है कि संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को सीनेट में प्राप्त उसके प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। ये जो प्रावधान है ये वहाँ के संघीय व्यवस्था को बहुत ही सशक्त बनाता है। 7वीं जो विशेषता है वो है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। हालांकि ये प्रावधान तो है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है, नया राज्य मिलाकर, लेकिन नया राज्य मिलाकर आप दूसरे क्षेत्र के में क्षेत्राधिकार में उसको स्थापित नहीं कर सकते। 2 या 2 से अधिक को जोड़कर या तोड़कर कोई भी नया प्रावधान नहीं कर सकते। ये कभी हो सकता है जब उन संबंधित राज्यों की सहमति के बिना, नहीं हो सकता अगर सहमति हो तो किया जा सकता है। इस प्रकार ये है कि राज्य की सीमाओं में जो परिवर्तन होता है वो संबंधित राज्य की उनकी जो है सहमति से ही किया जा सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यहाँ के संविधान संशोधन में राज्यों की इकाइयों को पूरा स्थान दिया गया है। संविधान संशोधन के जो 2 चरण हैं, एक तो संशोधन को प्रस्तावित करना और दूसरा अनुमोदित करना, पुष्टि करना। तो संशोधन की पुष्टि का कार्य तो इकाइयों के द्वारा किया ही जाता है, क्योंकि जब तक राज्य अगर संविधान संशोधन का अनुसमर्थन नहीं करेंगे कोई भी संविधान में संशोधन संभव नहीं है। लेकिन प्रस्तावित करने में भी अमेरिका की इकाइयों को पूर्ण रूप से प्राप्त है। एक और जो विशेषता ये है
कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सभी जो इकाइयां हैं 50 इकाइयों के अपने अलग अलग संविधान बनाने का उनको अधिकार है और सभी राज्यों के वहाँ पे अलग अलग संविधान है। उसकी एक ही शर्त अमेरिका के संविधान के द्वारा बनाई गई है और वो केवल ये है कि वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में गवर्नर की नियुक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित तरीके से होती है और संबंधित जो राज्य मंडल है वो महाभियोग के द्वारा ही संबंधित गवर्नर को हटा सकता है। अर्थात राज्य के नागरिकों के द्वारा ही तो राज्य का गवर्नर चुना जाता है और हटाने का भी प्रोसेस उनका अपना है। केंद्र सरकार का राज्यों के हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर कोई नियंत्रण नियुक्ति और पद विमुक्ति में नहीं है। तो इस प्रकार विवेचना के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का संविधान जो है एक सर्वाधिक पूर्ण एवं संघात्मक विधान इसको कहा गया है। ये CF स्ट्रॉन्ग है और केसी वेयर ने भी यही कहा है कि एक आइडियल कंक्रीट ऑफ फेडरलिज्म इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संघात्मक का अगर आदर्श रूप अगर देखा जाता है तो वो आप केवल अमेरिका के संविधान में ही पा सकते हैं। इसी में एक और जो पॉइंट है वो है निहित शक्तियों का सिद्धांत, जिसमें हमने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति वितरण में बहुत ही संक्षिप्त चूँकि संविधान है इसलिए आवश्यक एवं उचित कानून निर्माण की संज्ञा दे रखी है। तो इस नियम की आड़ में यहाँ पे निहित शक्तियों का एक प्रावधान करके जो है वो है। तो ये निहित शक्तियों से केंद्रीय सरकार के पक्ष में बहुत अधिक बल मिला है और इससे संघीय केंद्रीकरण की स्थिति को भी बल मिला है। निश्चित रूप से संविधान के विकास में निहित शक्तियों के सिद्धांत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जैसा कि देखने में आया है कि जहाँ कहीं भी केंद्रीय जो प्रावधान है संघीय केंद्रीकरण के जो पाए जाते हैं वहाँ पर भी जो है केंद्रीय सरकारें अधिक शक्तिशाली होती चली गई हैं। पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो नहीं हुआ है बल्कि सेंट्रलाइजेशन टूवर्ड्स सेंटर ये सभी संघीय राज्यों में देखने को मिलता है। जब संघ का निर्माण हुआ तब परिस्थितियां अलग थीं और संघ धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी एक नवीन छवि जो है वो सामने आई और इसके कारण से संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। केंद्रीकरण का तात्पर्य शिखर पर सत्ता केंद्रित होने की प्रवृत्ति के साथ साथ निम्न सत्ता से उच्च सत्ता को शक्ति जो स्थानांतरण है हस्तांतरण है उसे केंद्रीकरण का नाम दिया गया है। अब बात यह है कि क्या कारण है कि केंद्रीय सरकारें जो है वो इतनी शक्तिशाली हो गई हैं और इकाइयों की सरकारों की तुलना में उनका महत्व ज़्यादा हो गया है। इसका पॉइंट्स वाइज अपन अध्ययन करेंगे कि संघीय केंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी तत्व या क्या कारण है जिसके कारण केंद्र सरकारें अधिक परिवर्तित हो गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आर्थिक भौतिक और सामाजिक परिवर्तन हो गया है ना। देखिए जब अमेरिका का संविधान बना 1789 में उस समय मात्र 13 राज्य थे। 216, 17, 18, 220 वर्षों का जो एक लंबा चौड़ा इतिहास है। उस समय अमेरिका एक छोटा राज्य था। विकास के विभिन्न सोपानों को पार करता हुआ आज दुनिया की महाशक्ति है। तो यातायात के साधन, संचार के साधन, व्यापार के व्यापक विकास, टेक्नोलॉजी में वृद्धि, अंतर्राज्यीय निगमों के उदय, तो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आज वो एक महाशक्ति और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में शामिल हो गया है। तो जन क्षेत्र का विस्तार हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, आर्थिक सामाजिक संगठन में वृद्धि हुई, जटिलता है ना, और राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में संतुलन बढ़ा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर अमेरिका की भूमिका बढ़ी, जो कि एज अ संयुक्त राज्य अमेरिका बढ़ी। तो अब नागरिकों के द्वारा भी फिर ऐसी मांग की जाने लगी बार बार कि वो जो है अमेरिका के जो छवि है उसको देश में बना सकें। इसलिए धीरे धीरे करके राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के द्वारा ज़्यादातर कार्यों को अपने हाथ में ले लिया, जो कि जिनको राज्य नहीं कर सकते थे और कर भी नहीं पा रहे थे। इसलिए सत्ता का केंद्रीकरण होता चला गया। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर, जो 1861 से 1865 तक हुआ। इस गृह युद्ध का जो निर्णय है अंततः शक्तिशाली केंद्र सरकार के पक्ष में हुआ। संवैधानिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना ने हमेशा के लिए ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी इकाई केंद्र से अलग नहीं हो सकती है। इसने राज्यों की स्वायत्तता, राज्य के प्रति भक्ति, इन सबको थोड़ा कम करते हुए राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो उस समय थे, उन्होंने दास्ता के अंत में जिन असीम साहस का परिचय दिया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि केंद्र राज्य द्वारा दी गई किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरीके से समर्थ है। ग्रिफिथ ने लिखा है कि गृह युद्ध और उसके बाद के पुनर्निर्माण में कांग्रेस की बढ़ी हुई शक्तियों ने परंपरा स्थापित की और उसके बाद कभी भी शक्तियों में कोई कमी नहीं आई। तीसरा पॉइंट वही है, निहित शक्तियों का सिद्धांत और न्यायिक निर्णय। इसमें भी हमने पहले बताया था कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को जन्म देने वाला सर्वोच्च जो एक महत्वपूर्ण है वो है आपके न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने जो संवैधानिक व्याख्याएं की हैं, जिसमें निहित शक्तियों का भी एक सिद्धांत है, वो उदार रूप से अमेरिका की केंद्रीय जो सरकार है उसको ज़्यादा सशक्त करने के उसमें रहा है। इसके बाद में आता है पॉइंट सहायता अनुदान। इसको ग्रांट्स इन एड अमेरिका में कहते हैं। अमेरिका के राज्यों की स्वायत्तता के ऊपर बहुत प्रभाव है। 19वीं सदी के अंत तक तो थोड़ी थोड़ी राज्य वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे जो इकाइयां हैं समय में परिवर्तन आया और इकाइयां केंद्रीय सहायता के ऊपर निर्भर होने लग गई। अब धीरे धीरे पिछले सालों में यही है कि धनराशि केंद्र सरकार देता है और राज्य सरकारें उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। अब चूँकि ये तो नियम है कि कंट्रोल फॉलोज द डॉलर, जो पैसा देता है नियंत्रण अपने आप आता है। कंट्रोल फॉलोज द डॉलर अर्थात नियंत्रण पैसे का अनुगमन करता है। जब केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान देती है, पैसे देती है, तो निश्चित रूप से जहाँ वित्तीय निर्भरता बढ़ेगी तो संघीय नियंत्रण तो स्वाभाविक है बढ़ना। तो लियोनार्ड ने भी कहा है कि जहाँ धन होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ अधिक परिणाम में धन होता है वहाँ अधिक परिणाम में शक्ति होनी चाहिए। वित्तीय निर्भरता इस प्रकार हो सकती है कि शक्तियों का संवैधानिक विभाजन समाप्त हो जाए। तो राज्यों को अगर जितना सहायता पैसा चाहिए तो शर्तों के साथ केंद्रीय निर्णयों को मानते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आप समझते ही हैं कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से उदासीन था, लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आया अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदार हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो इसमें कूद भी पड़ा। तो धीरे धीरे जैसे शीत युद्ध की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो परिवर्तन आए उससे अमेरिका दुनिया का केंद्रीय सत्ता का सबसे शक्तिशाली महाशक्ति वाला देश बन गया। तो एक तरीके से सोवियत रूस और अमेरिका जो ध्रुवीकरण हुआ राजनीति का, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के प्रति अमेरिका की जनता का दृष्टिकोण बदल गया। आज अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक दायित्व हैं और राष्ट्रपति ने भी अपने आप को अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में लोगों को स्वीकार है। तो संघीय केंद्रीकरण में और भी अधिक वृद्धि हो गई है ना।
तो जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, वहीं इसके बाद में केंद्र के प्रति भी जनता का दृष्टिकोण बदल गया है। जहाँ शुरू में लोगों को बड़ा संदेह था केंद्र के प्रति, अब धीरे धीरे नवनिर्माण, आर्थिक नीति, राष्ट्रपतियों के द्वारा जो बेहतर प्रबंधन लोगों ने किए हैं अनेक संकटों में, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में, तो राज्यों की अपेक्षा अब जो पब्लिक है वो केंद्र के प्रति भी श्रद्धा और सम्मान रखने लगी है। तो इसके कुछ लोग कह सकते हैं कि केंद्रीयकरण की अवधारणा कुछ मामलों में अप्रिय हो सकती है, लेकिन जनता इससे होने वाले लाभों को भी अच्छी तरीके से समझती है और जानती है। इसलिए जो है अमेरिका के केंद्रीय सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। फिर एक और पॉइंट है कि सशक्त केंद्रीय कार्यपालिका। अमेरिका का जो हेड ऑफ द नेशन है, राष्ट्रपति, वो दुनिया की सशक्त कार्यपालिका है। दुनिया के महाशक्ति देश, एकमात्र एक महाशक्ति देश का प्रधान होने के नाते वो पूरी दुनिया, पूरे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ने की स्थिति रखता है। जहाँ पूरी दुनिया अमेरिका के राष्ट्रपति को आशा भरी नज़रों से देखना पसंद करती है, तो वहाँ के लोगों का भी एक अपने राष्ट्रपति के प्रति सम्मान बढ़ना स्वाभाविक है। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि एक तरीके से केंद्रीय जो सरकार है, सशक्त सरकार है, उसका महत्व बढ़ता चला गया और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। संघीय व्यवस्था का मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो अनेक बार ये विचार व्यक्त किया गया है कि केंद्र सरकार के साथ राज्यों की शक्तियों में भी वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य की सरकारों में भी वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की शक्तियाँ ही बड़ी हैं, केंद्र की तो शक्तियाँ बड़ी बड़ी हैं, लेकिन राज्यों की भी शक्तियाँ जो हैं काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि राज्य के कार्य क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। शुरू के दशक में बहुत कम सरकारें काम करती थीं, अब राज्यों को दीवानी, फौजदारी, चुनाव व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, शिक्षा, स्वशासन, कहने का मतलब है पालने से लेकर के शमशान तक के सारे कार्य आजकल जब सरकारें करने लगी हैं, तो निश्चित रूप से सरकारों के दायित्वों में वृद्धि हो गई है। और दूसरी जो मूल्यांकन है कि राज्य अब भी संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की धुरी हैं। अभी भी सारे मूल रूप से सारे कार्य राज्यों के इकाइयों के द्वारा किए जाते हैं। और तीसरी व्यवस्था है सहयोगी संघ की प्रवृत्ति या साझा वित्तीय साधन। इसका मतलब ये है कि राज्यों को केंद्र से सहयोग चाहिए, केंद्र को भी राज्यों से सहयोग चाहिए। दोनों सरकारें एक दूसरे की परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की सहयोगी हैं या एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब चूँकि एक दूसरे के पूरक होने के कारण सहयोगी संघ की प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। साझा वित्तीय योजनाओं पर ये लोग जो है साझा वित्तीय साधनों को अपनाते हुए अनेक योजनाओं को इनमें अपनाया है। इन योजनाओं में भी वास्तविक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी है। तो इन योजनाओं के आधार पर केंद्र सरकार के अनुभव और व्यवस्था से इनको फ़ायदा मिला है, तो इनकी एक फ्लेक्सिबिलिटी का दौर जो है वो आया है। और इसके बाद में है पर्याप्त विकेंद्रीकरण। पर्याप्त विकेंद्रीकरण मतलब केंद्रीकरण का मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकारों के पास में कोई बहुत पैसा वैसा नहीं है, तो राज्यों को भी पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है और राज्य अपने सभी मामलों में अपनी शक्तियों को जो है काम में ले सकते हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में मिला है। तो अमेरिका की ये जो केंद्र राज्य संबंधों को नया जो सहयोगात्मक स्वरूप जो है वो इनको मिला है, वो एक राज्यों को सफलता प्रदान करने वाली है। अमेरिकी राजनीति में संघात्मक शासन व्यवस्था पूरी तरीके से सफल है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। अमेरिका के संविधान में राज्यों की स्वायत्तता और संघात्मक व्यवस्था के लिए कोई भय का कारण नहीं है, क्योंकि अमेरिका के संविधान को आज भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ संघीय शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। रही बात शक्ति केंद्रीकरण की, तो वो प्रवृत्ति सभी जगह देखने में मिलती है। राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता जो है वो वहाँ पर प्राप्त है। धन्यवाद।